नमस्कार। हम लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ ये चर्चा करते हैं और हम वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक अब शुरू होगा, लोकतंत्र की लहरें। आपको ना बड़े बड़े तथ्यात्मक ज्ञान जरूर याद रखना। इस संदर्भ में मुद्दा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन तथ्य जरूर याद रखना। लोकतंत्र की लहरें, लोकतंत्र का विकास कर रहे हैं अपन। अब लोकतंत्र समझ में आ गया आपके। लोकतंत्र की लहरें, अभी अभी एक व्यक्ति का नाम लेके हटे हैं। किसका? सैमुअल पी हंटिंगटन का। सैमुअल पी हंटिंगटन ये ना यूएस का है। इसकी वर्तमान में जो सबसे फेमस बुक है जो आज चल रही है इस टाइम, जिसकी बर्निंग इश्यू जो उठा रही है, वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसकी एक पुस्तक पीछे हटके करे थे जिसमें स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है। नहीं, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। बहुत ही फेमस परिभाषा दी थी कि एक तरफ व्यवस्था होती है, एक तरफ स्वतंत्रता होती है। दोनों में जरूरी क्या है? व्यवस्था ज्यादा जरूरी है। जहां व्यवस्था है वहां स्वतंत्रता आ जाएगी, लेकिन स्वतंत्रता तब तक नहीं रहेगी जब तक व्यवस्था नहीं होगी। तो एक तरफ पॉलिटिकल ऑर्डर है, एक तरफ लिबर्टी है, तो दोनों में जरूरी क्या है? हाँ, तो ये उसकी एक जो पुस्तक थी, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। ये फेमस बुक है, एक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। दूसरी हमने पुस्तक जो आजकल फेमस चल रही है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एक इसका हमें लेख करना पड़ता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके। ये आगे करेंगे, ये तब याद हो जाएगा, तब इसकी वापस किताबें दोहरा लेंगे। आज हम इसकी एक बहुत ही फेमस बुक कर रहे हैं जो 1991 में आई थी, जब अवसान की ओर था, टूटने की ओर था। टूटा नहीं था कौन? यूएसएसआर। उससे थोड़े से पहले की बात है, दिसंबर 25 से थोड़ा 2-3 महीने पहले की बात है, 1991 की। इसकी पुस्तक है द थर्ड वेव। आप इतना याद कर लो। अगर पूरा याद करना चाहो तो बहुत ही मजेदार शब्दावली है। डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी। उन्नीस सौ 91 में आई थी। लोकतंत्र की तीसरी लहर, बहुत ही फेमस बुक है, लोकतंत्र की तीसरी लहर। लोकतंत्र आया कब? लेट लोकतंत्रीकरण 20वीं सदी के उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध होता है पूर्व। 20वीं सदी शुरू होती है 1901 से। पूर्वार्ध है 1901 से लेके 1950 तक। 1951 में क्या शुरू हो जाता है? उत्तरार्ध शुरू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लेट। 1950 के बाद लोकतंत्रीकरण की संसार में कौन सी लहर? तीसरी लहर, लोकतंत्र की तीसरी लहर। इसका मतलब सैमुअल पी हंटिंगटन ये मानता है कि अब तक लोकतंत्र की कितनी लहरें आई है? 3 लहरें आई है। अब वो 3 लहरें कब आई, कैसे आई, कहां आई, ये पूछा जाता है। भारत में कौन सी लहर में लोकतंत्र आया था, इन सब की चर्चा करेंगे। कि संसार में जो लोकतंत्र आया ना, वो कितनी फेज में आया है? 3 फेज में आया। वो 3 फेज और 3 लहरें कौन सी है उनकी हम चर्चा करते हैं। वो उस 3 फेज को 3 वेव बोलता है, 3 चरणों को। तो ये 3 वेव्स आई है, इनकी हम चर्चा करते हैं। इसने कौन सी वेव के बारे में बताया? थर्ड वेव। इससे पहले ही बताया कि ये कहता है उससे पहले भी 2 आ चुकी है। ये कहता है एक ये फर्स्ट वेव आई, प्रथम लहर। प्रथम लहर। आप इसमें ना सन रटने की ज्यादा कोशिश मत करना। प्रथम लहर आई कब, बड़ा बड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। वहां एग्जैक्ट पूछेगा तो इसका मतलब वो आपसे क्वेश्चन गलत करवाना चाहता है, उसका तो इलाज ही नहीं है कोई। जिसे सोच ही लिया कि मैं तो एग्जैक्ट सन नहीं पूछूंगा। लेकिन ये आई 1828 से लेके, मैं भी हो सकता है गलत लिख दूं, 1926 तक आई।
अब ये याद करना पड़ेगा कि ये लहर किन देशों में आई और कैसे आई। देखिए, ये लहर आई यूके में, ये लहर आई यूएसए में, इस लहर में ये कहाँ आई, फ्रांस में, और पश्चिमी यूरोप के कई देशों में आई। लेकिन यूके और यूएसए 2 देश और फ्रांस ये 3 देश तो आपको याद रखने पड़ेंगे। इन 3 देशों में लोकतंत्र और पश्चिमी यूरोप के देशों में लोकतंत्र कौन सी लहर में आया, प्रथम लहर में आया। आप कहेंगे नहीं, यूएसए में तो पहले ही आ गया था, 1776 में, नहीं 1789 में, 1791 में चुनाव हो गए होंगे। तो ये कहता है कि धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हुआ होगा, उस शुरुआत में हो सकता है सही रूप में नहीं आया हो। ऐसे तो लोकतंत्र की छोटी मोटी शुरुआत तो 1688 के बाद कहां हो गई थी, ब्रिटेन में भी हो गई थी। तो ये तो 1828 लिख रहा है, इसके बाद आया लोकतंत्र। बेसिकली मूल जो लोकतंत्र था, जिसको उदार लोकतंत्र हम कह रहे हैं, यूके, यूएसए, फ्रांस और पश्चिमी यूरोप के देशों में ये लोकतंत्र आया। अब ये लोकतंत्र चलता रहा। अब ये लोकतंत्र, पहले तो हम चर्चा करें आया क्यों था। दरअसल ये जो पश्चिमी यूरोप में लोकतंत्र आया, या यूरोप में कह लो, विशेषकर यूके, यूएसए, फ्रांस, ये फर्स्ट फेज का लोकतंत्र है। ये आया क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे रूढ़िवाद से। हम कर रहे थे चर्चा, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे सामंतवाद से, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे राजा के निरंकुश राजतंत्र से, परेशान हो चुके थे। तो रूढ़िवाद, सामंतवाद और निरंकुश राजतंत्र से निपटने के लिए इन देशों में क्या आया था, लोकतंत्र आया था। जब पश्चिमी यूरोप के देशों में लोकतंत्र आया तो उस समय वहां अमीरी आ चुकी थी, वहां उद्योगवाद आ चुका था। तो औद्योगिकरण ने और पूंजीवाद ने किसको बढ़ावा दिया, लोक। तो यहां देखिए, लोकतंत्र आया तो इनके खिलाफ, लेकिन लोकतंत्र को बढ़ावा किसने दिया, जैसे जैसे औद्योगिकरण होता गया वैसे वैसे बुर्जुआ और पूंजीपति शक्तिशाली होते गए। सुबह अपने चर्चा कर रहे थे। तो औद्योगिकरण ने और किसने बढ़ावा दिया, पूंजीवाद ने। और इसके परिणाम स्वरूप कौन सी लहर आई, उदारवाद की विचारधारा आई। तो उदारवाद, पूंजीवाद और औद्योगिकरण ने यूरोपीय देशों में किसको बढ़ावा दिया, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। और किसके खिलाफ आया, ये रूढ़िवाद, सामंतवाद और निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ आया। राजा की शक्तियां कम करनी थी, सामंतों को कोने में लगाना था और रूढ़िवाद को समाप्त करना था, तब ये आया। तो ये फर्स्ट फेज का लोकतंत्र है जो यूरोप के अंदर आया, विशेषकर पश्चिमी यूरोप में, और जिसमें यूएस में भी आया। तो ये आपको ये तो याद है कि किसके खिलाफ आया और कौन इसको लाने वाले थे। कौन लाने वाले थे बताओ, यही बुर्जुआ सोसाइटी वाले लोग हैं, उद्योगपति और पूंजीपति, लोक जैसे लोगों को फिर आगे किया। और फिर उदारवाद आया, उदारवाद ने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। अमीरी आ गई थी तब तक यूरोप में, लोकतंत्र वहां गरीबी दूर करने के लिए नहीं आया था। तब तो अमीर हो चुके थे लोग, भारत से खूब सारा पैसा लूट के ब्रिटेन में जा चुका था, तो वहां खूब सारा सामान था। तो ये तो पेट भरे हुए लोग लोकतंत्र लेके आए थे, तो ये आया। लेकिन ये लहर है ना, ये बाद में एंटी लहर में बदल गई। तो एक प्रतिलोम लहर हो रही, एक एंटी वेव आई, एक वेव और एक एंटी वेव। तो अब हम करते हैं कि एंटी वेव कब आई। तो अब हम करेंगे फर्स्ट एंटी वेव। देखिए, इस एंटी वेव की शुरुआत होती है 1922 से, और कब तक आई, 1942 तक। हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। यूरोपीय देशों में लोकतंत्र आ चुका था, अधिकांश देशों में, लेकिन लोकतंत्र समाप्त हो गया। सबसे पहले लोकतंत्र समाप्त हुआ इटली में, जब मुसोलिनी ने क्या किया, रोम मार्च किया और तानाशाह बन गया इटली का 1922 में। तो देखिए, इटली में लोकतंत्र समाप्त होता है और कौन सी व्यवस्था आती है, फासीवाद आता है। 1933 तक आते आते जर्मनी में लोकतंत्र समाप्त होता है और वहां हिटलर आता है, और लोकतंत्र की जगह, उदार लोकतंत्र की जगह वहां क्या आता है, नाजीवाद आता है। और देखें क्या हुआ, स्पेन में जनरल फ्रैंको कब्जा कर लेता है, तो फ्रैंकोवाद आता है। और पुर्तगाल में
सालाजार कब्जा कर लेता है तो सालाजारवाद आता है। तो ये देश है ना, ये तानाशाही हो जाते हैं, निरंकुश तंत्र आ जाता है, उनका राजतंत्र नहीं, निरंकुश तंत्र, तानाशाह स्थापित हो जाते हैं। ये राजा तो नहीं है, न तो मुसोलिनी राजा है, न ही हिटलर राजा है, या अनुवांशिक थोड़ी थे, तो ताकतपूर्वक कब्जा करके आए थे, बाद में मर गए तो गड़बड़ हो गई। तो मुसोलिनी, हिटलर, जनरल फ्रैंको, सालाजार, ये सारे लोग है ना लोकतंत्र को समाप्त करके और क्या ले आते हैं, डिक्टेटरशिप ले आते हैं। तो ये लोकतंत्र समाप्त हो गया तो हम कहते हैं क्या है, फर्स्ट एंटी वेव है, जो 22 में कब शुरू हुई थी, जब मुसोलिनी ने रोम के ऊपर कब्जा किया था और इटली में लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। फिर अगली हत्या किसने कर दी, हिटलर ने कर दी। फिर स्पेन और पुर्तगाल में भी लोकतंत्र चला गया। तो ये पहली वेव और पहली उसकी एंटी वेव। अब ये एक वेव और एक पूरा वो कंप्लीट हो गया है कि लोकतंत्र के आने से लेके और ये लगभग मरने लगे हैं 1942 तक आते आते। कौन मरने लगे हैं, मुसोलिनी, हिटलर जैसे लोग अब मरने लगे हैं। तो ये फर्स्ट एंटी वेव थी। हटा दूं इसको मैं। अब ये क्यों आए, लोकतंत्र समाप्त क्यों हुआ, ये बताओ आप। तो भाई फर्स्ट एंटी वेव आई क्यों, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे, कुछ देश फेल हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। ऊपर से आ गई वर्साए जैसी खतरनाक संधियां। इनकी वजह से ना यूरोप के अंदर एंटी वेव आई और लोग संसदीय संस्थाओं से परेशान हो गए थे। लोकतंत्र से उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। तब ये आए, तब हिटलर जैसे लोग आए कि लोकतंत्र में तुम भूख मर जाओगे। तब मुसोलिनी ये कहा करता था लोकतंत्र सिर्फ यहाँ जो संसद है वो सिर्फ बातों की दुकान है, काम यहाँ नहीं होते। तो ऐसा करके और फिर लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया। तो ये फर्स्ट लेयर और फर्स्ट एंटी लेयर। अब आपको इन देशों के नाम याद रखने होंगे, सन याद मत करना भले। ये जो प्रथम लेयर थी ना, इसको दीर्घ लेयर बोला जाता है क्योंकि लंबे समय तक चली थी और काफी देशों में लोकतंत्र आया था। तो प्रथम दीर्घ लेयर बोलते हैं इसको, ये लंबे समय तक चली थी। फिर ये एक लेयर आई, अब आएगी सेकंड वेव, द्वितीय दूसरी लहर आएगी। ये दूसरी लहर आई 1943 से कर लो, और कब तक चलती रही, 1962 तक है क्या, 1962 तक। अब ये चली 1962 तक। अब इसमें क्या क्या हुआ, ये लहर आपको हर हालात में याद रखनी पड़ेगी। इस लहर में दो जगह लोकतंत्र आया। एक तो आया नवीन लोकतंत्र, ऐसा नाम दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, और एक आया लोकतंत्र का पुनर्गठन। आप समझो इसको, शाब्दिक हेर फेर ये सिर्फ मैंने की है। लोकतंत्र का पुनर्गठन, नवीन लोकतंत्र का आया। ये आया उन देशों में, क्योंकि पहले मैं आपको मुद्दा समझाता हूं था क्या। 1945 तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होते ही और जो यूरोपीय देश जिन्होंने अफ्रीका और एशिया के देशों को गुलाम बना रखा था, ये देश कमजोर हो गए। यूरोपियन देश, इनके कमजोर होते ही और एशिया और अफ्रीका के देशों को मौका मिला और वो गुलामी से आजाद हो गए। तो इसी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत आजाद हुआ था 1947 में। पाकिस्तान आजाद हो गया, श्रीलंका आजाद हो गया, इंडोनेशिया आजाद हो गया। तो इन देशों के अंदर लोकतंत्र आया। अफ्रीका के अंदर घाना, तंजानिया जैसे देशों में लोकतंत्र आया। तो सेकेंड वेव में जो लोकतंत्र आया, ये बताओ कौन से वर्ल्ड में आया, अब बताओ। ये थर्ड वर्ल्ड आया, वेरी गुड, ये थर्ड वर्ल्ड में आया। इसी वेव के तहत, क्योंकि देखो वेव 1943 से लेकर कब तक चल रही है, 1900। तो देखो भारत में आता है 26 जनवरी 1950 को, जैसे संविधान लागू हुआ अपने क्या आ गया, लोकतंत्र आ गया। तो भारत भी इसी में ना। तो ये थर्ड वर्ल्ड में लोकतंत्र आता है, उसमें भारत में भी आता है। पड़ोसी देश है, श्रीलंका में भी आता है, अपने प्रिय पड़ोसी पाकिस्तान में भी आता है, इंडोनेशिया में भी आता है। इन देशों में लोकतंत्र आता है, और भी एक दो देश। फिर अफ्रीका में भी लोकतंत्र आता है, वहां भी कुछ देश मुक्त हो गए हैं, जिसमें घाना और तंजानिया मुख्य देश है। तो अफ्रीका में घाना और तंजानिया में आता है। सारे देश करने जरूरी नहीं है,
बड़े बड़े देश करते हैं, घाना और तंजानिया में आता है। अब हम कह रहे हैं कि साथ में लोकतंत्र का क्या हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है। लोकतंत्र पुनः आ गया कुछ देशों में। इटली में मुसोलिनी मर गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो इटली में वापस क्या आ गया, लोकतंत्र आ गया। तो इटली में पहले लोकतंत्र था, फर्स्ट लेयर में आया था, फिर वहां एंटी वेव आई तो वहां कौन आ गया, मुसोलिनी आ गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुसोलिनी मर गया तो वापस क्या आ गया, लोकतंत्र आ गया। तब से वहां लोकतंत्र ही है। तो लोकतंत्र का पुनर्गठन हुआ इटली में। और देखें कहां आया, जर्मनी के दो टुकड़े हो गए, एक पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी अमेरिका की साइड हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1943 के बाद की घटनाएं कर रहा हूं। तो पश्चिमी जर्मनी अमेरिका की साइड हो गया और वहां आ गया लोकतंत्र। पहले वहां कौन बैठा था बताओ, हिटलर बैठा था। पश्चिमी जर्मनी में पहले लोकतंत्र था, फिर हिटलर ने लोकतंत्र एंटी वेव में समाप्त कर दिया, फर्स्ट एंटी वेव में। फिर सेकेंड वेव आई तो वापस वहां क्या आ गया। तो इटली जर्मनी में कितनी बार लोकतंत्र आया, दो, पर फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में। तो इटली और पश्चिमी जर्मनी में लोकतंत्र नया नहीं आया, बल्कि लोकतंत्र लौट के वापस आया है मुसोलिनी और किसके मरने से, हिटलर के मरने से। तो ये है सेकेंड वेव। लेकिन ये सेकेंड वेव में एक और आई, सेकेंड एंटी वेव और आई। जब लोकतंत्र समाप्त हो गया तो एक सेकेंड एंटी वेव और आई। ये देखते हैं ये कब आई, सेकेंड एंटी वेव। आप ये कहेंगे ये वेव ही वेव आ रही है, कभी एंटी आ रही है, कभी कौन सी आ रही है। ये सेकेंड एंटी वेव है। इसमें ये जो नए नए देश आजाद हुए थे ना, कौन से, थर्ड वर्ल्ड के, इन देशों में जो लोकतंत्र आया था ये पेट भरे हुए लोगों का लोकतंत्र नहीं था, बल्कि यहां भूखमरी दूर करने के लिए क्या लाया गया था, लोकतंत्र। यहां लोकतंत्र आया था वो रूढ़िवाद के खिलाफ है नहीं आया था, बल्कि किसके खिलाफ आया था, न पूंजीवाद के खिलाफ आया था। ये उपनिवेशवादी देशों के खिलाफ लोकतंत्र आया था। भारत में लोकतंत्र आया था अंग्रेजों को साफ करने के लिए, अंग्रेजों की शासन पद्धति को साफ करने के लिए लोकतंत्र आया था। तो यहां का लोकतंत्र था, उसमें दिक्कत क्या हुई, यहां के लोकतंत्र ने यह कहा कि मैं लोगों का विकास करूंगा। तो जब लोकतंत्र इसलिए लाए गए थे कि ताकि लोगों का क्या हो, आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास करने के लिए राज्य ने क्या किया, बाजार के मामले में हाथ डाल दिया। जबकि यूरोप में जब लोकतंत्र आ रहा था तो राज्य ने हाथ क्या खींच लिए थे, वहां तो हस्तक्षेप आया था, और यहां क्या आया था, हस्तक्षेप आया कि लोगों की स्थिति सुधारने, लोग गरीब है, थर्ड वर्ल्ड के लोग। तो लोकतंत्र आते ना, लोगों के तमन्नाओं के पंख लग गए, तो सारे बोले रोटी दे दो, हलवा दे दो, लोकतंत्र आ गया, कुछ तो दो। तो फिर थर्ड वर्ल्ड के नेता बोले हाँ हमने वादा किया था कि जैसे ही गुलामी खत्म हो जाएगी हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। तो लोगों को यह थोड़ी पता था कि यहाँ कुछ है नहीं, भूखमरी है, यहाँ पैसा कहां से आएगा डेवलपमेंट करने के लिए। उन्होंने सोचा बस ये चले जाएं, उसके बाद देख लेंगे। तो घाना में, तंजानिया में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में वापिस क्या आ गई, तानाशाही। बताओ क्यों, क्योंकि राज्य हर मामले में क्या करने लगा, तो लोगों ने विरोध किया। तो फिर वो ना करिश्माई नेता थे, उन करिश्माई नेताओं ने सत्ता पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जब उनको लगा ना कि अब हमारी सफाई होने वाली है तो उन्होंने कब्जा कर लिया। भारत में ऐसा नहीं हुआ, और श्रीलंका, दो ही देश बचे थे, बाकी सब जगह वापिस क्या आ गई, तानाशाही आ गई। अब देखो थर्ड वर्ल्ड के साथ हुआ क्या, पहले गुलामी से पीड़ित थे, फिर वहां लोकतंत्र आया, करिश्माई नेताओं ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में ऐसा करिश्माई नेता कौन था ना, जिन्ना था। जिन्ना के मरने के बाद और आए वहां। भारत में ऐसा करिश्माई नेता था जवाहरलाल नेहरू। घाना में और तंजानिया में थे, ये क्या नाम इसका, घाना में तो इसका था ना, पढ़ते हैं, वाना एन्ना कुरुमा। और इंडोनेशिया में सुकर्णो, ये बहुत बड़ा करिश्माई नेता था। अब जैसे ही इन नेताओं ने राज किया कोई 5, 7, 10 साल, तो लोगों ने कहा 10 साल हो गए कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि लोगों की उम्मीद के पंख बहुत ज्यादा लग गए थे। तब लोग निराश हो गए। निराश हो गए ना, तो वो बोले सुकर्णो महोदय अब आप रवानगी लो। अब सुकर्णो तब से महान नेता है जबकि इंडोनेशिया गुलाम था, और उसके बाद भी 10 साल से क्या कर रहा है, मजे कर रहा है। उसकी बड़ी दिक्कत हुई कि यार ये मेरे तो मेरे लोग मेरे तो विरोध में हो गए,
ये तो जवाहरलाल नेहरू नहीं मरता तो लोग जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गए थे, विरोध में कांग्रेस से सफाया कर देते लोग, वो तो क्या हो गया, डेथ हो गई थी जवाहरलाल नेहरू की। वरना उसका भी क्या शुरू हो गया था, उसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आना शुरू हो गए थे। क्योंकि लंबे समय तक अगर आपकी स्थिति नहीं सुधरती है तो आप में निराशा आने लगती है, फिर नेता करिश्माई हो चाहे कोई हो हमारा, उससे क्या बढ़ जाता है, मन। तब ऐसे करिश्माई नेताओं को जब ये दिखना ताकत जा रही है तो उन्होंने सत्ता पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तब पाकिस्तान में तानाशाही आ गई, इंडोनेशिया में सुकर्नो तानाशाही ले आया, घाना तंजानिया में वहां के करिश्माई नेता जो लोकतंत्र लेके थे वो वही तानाशाही लिए और कब्जा कर लिया उसके ऊपर। तो ये कौन सी वेव आई, देखो पहले वेव आ रही है और फिर वही थोड़े समय बाद 10 साल बाद क्या आ रही है, एंटी वेव आ रही है। कौन से देशों में, थर्ड वर्ल्ड के देशों में। मैं ये थर्ड वर्ल्ड के देशों के एंटी वेव की चर्चा कर रहा हूं। ये सेकंड एंटी वेव है, जहां लोकतंत्र थर्ड वर्ल्ड में आया था, वो परिपक्व हुआ नहीं, उससे पहले वो क्या कर दिया, शिशु अवस्था में मार दिया गया, शिशु अवस्था में समाप्त कर दिया गया। तो ये थी कौन सी वेव, सेकंड वेव। अब एक और वेव आएगी जिसकी चर्चा कौन कर रहा है, सैमुअल पी हंटिंगटन कर रहा है। अब हम कर रहे हैं कौन सी वेव, थर्ड वेव। और ये कहता है थर्ड वेव की शुरुआत हुई थी 1974 से, और लगभग इसमें बातें हैं वो 1989-90 तक की बातें, क्योंकि 91 में क्या आ गई थी, पुस्तकें आ गई थी। थर्ड वेव, थर्ड वेव में कहां आई डेमोक्रेसी पे, तो ये याद रखना होगा। देखिए थर्ड वेव की शुरुआत होती है कहां से, पुर्तगाल से। पुर्तगाल में वो कार्नेशियन क्रांति हुई 1974 में, और वहां जो फर्स्ट एंटी वेव आई थी, याद आ रहा है क्या, फर्स्ट एंटी वेव कौन आया था, फर्स्ट एंटी वेव में लोकतंत्र की एंटी वेव आई थी, हिटलर, मुसोलिनी, सालाजार और जनरल फ्रैंको। स्पेन, पुर्तगाल, इटली और जर्मनी, ये एंटी वेव पहली एंटी वेव थी। तो पुर्तगाल में तानाशाही समाप्त हो गई और वहां क्या आ गया, लोकतंत्र। देखो जब सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था तो लोकतंत्र सिर्फ 2 ही देशों में आया था, पश्चिमी जर्मनी में और इटली में। स्पेन और पुर्तगाल में तब भी क्या बनी हुई थी, तानाशाही। ये तानाशाही जाके कब समाप्त होती है, 1974 में। अगले ही साल जनरल फ्रैंको मर गया, जो कहां का लंबे समय से तानाशाह था, तो स्पेन में भी लोकतंत्र आ गया। ये तो आया लोकतंत्र वापिस। कुछ और देशों में लोकतंत्र आया, और वो देश थे पूर्वी यूरोप के, ये तो पश्चिमी यूरोप के हैं, वो पूर्वी यूरोप के देश थे। अब ये बड़ी मजेदार कहानी है, पूर्वी यूरोप के देश। पूर्वी यूरोप के देश 1945 के बाद से किसके नियंत्रण में थे, सोवियत संघ के नियंत्रण में थे। पश्चिमी यूरोप अमेरिका की साइड था और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के पास था। ऐसे देशों में एक देश है पोलैंड। पोलैंड में एक आंदोलन चला था, सोलिडरिटी आपसी बंधुत्व वाला माहौल, सोलिडरिटी आंदोलन चला था। सोलिडरिटी, इस सोलिडरिटी मूवमेंट के द्वारा वहां जनता बढ़ गई अपने साम्यवादी शासन के खिलाफ। तो पोलैंड से जो शुरुआत हुई, थोड़े समय बाद ही हमने देखा कि एक दीवार गिरा दी गई, कौन सी, बर्लिन की दीवार। यह बात है 1989 की। और फिर इसके बाद एक एक करके पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतंत्र आ गया। ये बल्गारिया में आ गया। ये नाम याद मत करना आप, एक बार बाद में याद हो जाएंगे, जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करेंगे ना तब ये याद हो जाएंगे। रोमानिया में आ गया, हंगरी में आ गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक हुए तो यहां आ गया। ये तो एक हो गए, थोड़े समय बाद कोई एक आधा देश और बचा होगा। फिर हमने देखा युगोस्लाविया में, चलो बाद में आता है, इसको छोड़ देते हैं। तो बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, लिथुआनिया, एस्टोनिया, उनकी चर्चा मत करो, क्योंकि वो तो किसके हैं, वो तो रूस के पार्ट है। रूस के पार्ट की इस किताब में चर्चा नहीं है। उन देशों की चर्चा है जो पूर्वी यूरोप में थे लेकिन किसके नियंत्रण में थे, सोवियत संघ के नियंत्रण में थे। यहां साम्यवादी व्यवस्थाएं थी, यहां अधिनायकवाद था, किसका, सर्वहारा का। वहां लोकतंत्र आ गया, उदार लोकतंत्र आ गया। यहां हम लोकतंत्र का तात्पर्य क्या लगा रहे हैं, उदार लोकतंत्र लगा रहे हैं।
पोलैंड में, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लाविया। कितने टुकड़ों में बंटा? दो, और दोनों जगह लोकतंत्र आ गया। चेकोस्लाविया में आ गया। सारे नाम याद मत रखना, लेकिन पुराने वाले भूल जाओगे, भारत को ही भूल जाओगे, ज्यादा नाम याद किए। मैं तो बता रहा हूं, चेकोस्लाविया में आ गया। और कहां आ गया? एशिया में आ गया। दक्षिण कोरिया में, फिलीपींस में, ताइवान में आ गया। 2 देश याद कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया, एशिया में भी आया लोकतंत्र, इसी लहर में आया। एशिया में दक्षिणी कोरिया में आ गया और फिलीपींस में आ गया। ताइवान में आ गया, ताइवान को भूल जाते हैं, फिलीपींस याद रखते हैं। फिलीपींस में आ गया। दक्षिण अमेरिका में आ गया, चिली के अंदर। दक्षिण अमेरिका में चिली, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली में आ गया। अब आप ज्यादा याद नहीं रखें, आप इतना याद रखें कि इस पूरे काल की शुरुआत किससे हुई थी? पुर्तगाल से। तो 2 देश याद रखें, स्पेन और पुर्तगाल। उसके बाद याद रखें कहां आ गया? पूर्वी यूरोप में आ गया। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं ढह गई। कोल्ड वॉर का एंड हो रहा था, रूस कमजोर, सोवियत संघ कमजोर हो रहा था, और जैसे जैसे साम्यवाद का पतन होता गया, वहां उदार लोकतंत्र अमेरिका के नेतृत्व में आते गए। तो उदार लोकतंत्र आ गया पूरी यूरोपीय देशों में। तो ये कौन सी वेव आई? थर्ड वेव आई। अब ये हंटिंगटन कह के हट गया। अब तक कितनी वेव आई है? 3 वेव आई है। फर्स्ट वेव जिसमें यूरोप में आया, सेकंड वेव जिसमें थर्ड वर्ल्ड में आया, और थर्ड वेव जिसमें स्पेन, पुर्तगाल और पूर्वी यूरोप में आया। इतना याद रखो। अब याद रखो कि भारत, पाकिस्तान और यहां कब आया था? सेकंड वेव में। अब ये याद कर लिया अपन ने। अब एक प्रोफेसर है टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा में, सेवा गुनिटस्की। सेवा गुनिटस्की कहती है नहीं नहीं, अब तक लहरें कितनी आई है? 13 लहरें आई है। ये कितना याद है? 13 लहरें। ये लहरों को छोटा कर देती है। ये कहता है पहली लहर आई ना, वो अटलांटिक लहर थी, अटलांटिक लहर। अब ये बहुत ही मजेदार लहर है, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। अटलांटिक लहर कौन सी थी? अटलांटिक महासागर के किनारे ये लहर आई। तो अटलांटिक महासागर के किनारे 2 देश हैं, एक है यूके और दूसरी साइड है यूएसए। तो इस अटलांटिक लहर में यूएसए में और कहां आया? यूके में लोकतंत्र आया। ये अटलांटिक लहर है। पहली लहर ये आई थी यूके यूएसए में। फिर अंतिम और 13वीं लहर और कर लेते हैं, ये है अरब बसंत। अरब बसंत, ये अरब बसंत है। अरब बसंत कहां आया? ये भी आया, ये आया 2011 में, जिसकी अभी चर्चा करने वाले हैं। ये अरब बसंत है। तो पहली लहर में अटलांटिक लहर, अंतिम लहर है अरब बसंत, जिसमें अरब देशों के अंदर कुछ देशों में लोकतंत्र आया। इसकी हम आगे और चर्चा कर लेंगे, एक दिन पहले भी चर्चा की थी। तो सेवा गुनिटस्की कहती है कि लोग लहर 3 नहीं है बल्कि कितनी आई है? 13 आई है। अब हम चर्चा करें किसकी? अरब बसंत की। अरब बसंत क्या है? अरब स्प्रिंग। हमने पहले चर्चा की थी कि ये जो शब्दावली यूज की पहली बार, वो था मार्क लिंच। कोई फॉरेन पॉलिसी करके, और यूएस की कोई मैगजीन थी, उसमें वहां का एक विद्वान था मार्क लिंच, उसने ये लेख लिखा था। उसमें सबसे पहले उसने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया? मार्क लिंच ने किया। अब ये अरब बसंत आया कहां? तो ये अरब सागर के आसपास के जो मुस्लिम प्रधान देश है, उन देशों में आया। और फिर अगला क्वेश्चन आता है कि शुरुआत किससे हुई थी इसकी? 2011 में ट्यूनीशिया से हुई थी। अभी तक जाके नहीं शांत नहीं हुआ, अभी झगड़ा चल ही रहा है। ट्यूनीशिया से बेन अली को हटा दिया लोगों ने। मिस्र से लंबे समय से एक तानाशाह बैठा था, होस्नी मुबारक, वो चला गया। मिस्र से होस्नी मुबारक चला गया, यहां से बेन अली चला गया। लीबिया से बहुत महत्वपूर्ण नेता था कभी ये, अफ्रीका का, लीबिया से कर्नल गद्दाफी चला गया। सीरिया में आ गया
और संयुक्त अरब अमीरात में आ गया, सऊदी अरेबिया में आ गया, बहुत सारे और देशों में आ गया जो अरब कंट्रीज में पड़ते हैं, लेकिन बाकी ने सल्ट लिया। इन तीन के तानाशाहों को हटना पड़ा। वो था अरब बसंत। अब ये था क्या? दरअसल अरब बसंत एक नागरिक आंदोलन था, सिविल मूवमेंट था, जिसमें सभी नागरिकों ने हिस्सा लिया था। नागरिक आंदोलन। मजेदार बात यह है कि यह आंदोलन कैसा था? अहिंसक था, सब प्रेरित था। इसका कोई नेता भी, ये और देखिए, ये ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई नेता नहीं था, बल्कि लोगों ने सब प्रेरणा से सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेज आता था कि आज उस तानाशाह का विरोध करने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, और लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे बिना किसी नेता के। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये न केवल अहिंसक था, बल्कि बिना नेता का आंदोलन था। कौन सा आंदोलन बोलते हैं इसको? नागरिकों का आंदोलन था। किस लिए? ये इन तानाशाहियों से क्या चाहते थे? छुटकारा। राजनीतिक व्यवस्था में ये लोकतंत्र चाहते थे, और ज्यादा अधिकार और ज्यादा स्वतंत्रता चाहते थे। तो ये आया अरब बसंत। अब इस अरब बसंत को एक विद्वान है अबू शौक। अबू शौक, ये अबू शौक कहता है कि ये लोकतंत्र की कौन सी लहर है? चौथी लहर है। अब तक हमने तीन ही लहर की थी। अबू शौक अरब बसंत को कौन सी लहर बोलता है? बसंत का तात्पर्य होता है अच्छे दिन आना। अच्छे दिनों की आस में अरब के लोगों ने नागरिक आंदोलन किया था तानाशाहों को हटाने के लिए, उसको अरब बसंत बोलते हैं। अबू शौक इसको चौथी लहर बोलता है। कौन सा ऐसी विद्वान है जिसको 13वीं लहर बोलती है? सेवा गुटिन्स्की। याद हो जाएगी गुटिन्स्की थोड़ी देर में, सेवा गुटिन्स्की। अब एक और है लेरी डायमंड, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। लेरी डायमंड कहती है कि ये गलत शुरुआत है। किस चीज की? लोकतंत्र की। अब ये गलत शुरुआत क्यों है? लेरी डायमंड ने ये क्यों बोला? लेरी डायमंड कि ये फॉल्स स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की गलत शुरुआत है। गलत शुरुआत लोकतंत्र की, लोकतंत्र की गलत शुरुआत। लेरी डायमंड ऐसा क्यों कहती है? लेरी डायमंड, हुआ क्या था कि ये जो नागरिक आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसमें कोई नेता नहीं था। ये कहती है कि जब ऐसे आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त होते हैं ना, ये जनता एक बार जोश में शुरुआत तो कर देती है, लेकिन इसको परिणति पे पहुंचाना बहुत ही क्या होता है? मुश्किल होता है। क्योंकि कोई देश है ना, वो नेतृत्व विहीन रह नहीं सकता। बाद में हमने देखा कि अरब बसंत है ना, ये पैंचर हो गया। ये पैंचर इसलिए हो गया, ये क्रांति सफल नहीं हो पाई, अरब बसंत वाली क्रांति, बल्कि थोड़े समय बाद ही इस नागरिक आंदोलन का रूप है वो धार्मिक हो गया, और इस आंदोलन में धार्मिक नेता घुस गए। तो फिर तानाशाही वापिस आ गई, जिसको अब कौन सी तानाशाही बोलते हैं अपन? धार्मिक तानाशाही। धर्म हावी हो गया वहां वापिस। तो ये जो उम्मीद कर रहे थे ना यहाँ के नागरिक, लोकतंत्र की उम्मीद कर रहे थे, खुलेपन और स्वतंत्रताओं की उम्मीद कर रहे थे, बाद में धार्मिक नेताओं ने ऐसा माहौल खड़ा किया, या पूछिए मत। और यहाँ क्या हावी हो गया? धर्मतंत्र हावी हो गया। तो अरब बसंत फैल हो गया, लंबा नहीं चल पाया। 3-4 साल में ही यहाँ धर्म की और धार्मिक लोगों ने कब्जा कर लिया इस देश के ऊपर। तो ये भी फैल हो गया अरब बसंत भी। अब हमने जब डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी देखा, तो हमने लोकतंत्र की भांति भांति के लोगों के द्वारा चर्चा की गई। क्या देखी? लहरें देखी। लहरों में थर्ड वेव की चर्चा कौन करता है? सैमुअल पी हंटिंगटन। कौन सी सेंचुरी की चर्चा कर रहा है ये? हाँ, लेट 20th सेंचुरी में लोकतंत्रीकरण आना। लोकतंत्रीकरण का तात्पर्य होता है किसी भी देश में विभिन्न व्यवस्थाओं के बाद क्या आना? लोकतंत्र आना। फर्स्ट वेव में जो डेमोक्रेसी आई थी, वो किसको हटा के आई थी? सामंतवाद और राजतंत्र को हटा के आई थी। और सेकंड वेव की जो डेमोक्रेसी आती है,
वो तानाशाह को हटा के औपनिवेशिक सत्ता को हटा के आती है। थर्ड वर्ल्ड औपनिवेशिक सत्ता को हटाता है, गुलामी से मुक्त होता है, और तानाशाही से मुक्त होता है इटली और जर्मनी। फिर एक विद्वान वो ये कहती है विदुषी की ले 3 नहीं है बल्कि 13 है। वो कौन है? कौन कहता है कि अरब बसंत है वो चौथी लहर है? अबू शोक। लेरी डायमंड इसको गलत शुरुआत। लेरी डायमंड ये एक और जोरदार चर्चा करती है। ये कहती है कि लोकतंत्र को खतरा है। इसकी पुस्तक भी है, तो एक बार नाम लेना। कौन सी विंड्स है वो? थर्ड विंड्स। हाँ, थर्ड विंड्स है, तीसरी हवा। जहां उसकी तीसरी लहर थी, इसकी क्या है? तीसरी हवा है। 3 हवाएं हैं ये तीसरी हवा नहीं है बल्कि कितनी हवाएं? संसार में 3 हवाएं चल रही है, और इन हवाओं से सेविंग डेमोक्रेसी। वो 3 हवाएं कौन कौन सी है उसकी हम चर्चा करते हैं। बहुत ही मजेदार सी चर्चा, ये याद रखना। ये शब्दावली मैं दोबारा दोहराऊंगा। अटलांटिक लहर की चर्चा कौन कर रहा है? लोकतंत्र की अटलांटिक लहर, सेवा गुटिन्स की। ये क्या कर रहा हूं मैं लेरी डायमंड की चर्चा कर रहा हूं। फिर मुद्दे को दोहराऊंगा। लेरी डायमंड कहता है कि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो कितनी हवाओं से बचाना है? 3 खतरनाक हवाएं चल रही है, इनसे बचाना है। सेविंग डेमोक्रेसी। अब सीधा ही क्वेश्चन आएगा कि लेरी डायमंड डेमोक्रेसी से किन विंड से बचाना चाह रही है? ये का एक विंड आई है ना, वो है इसकी रूस उत्पात मचा रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि रूस आसपास के पूर्वी यूरोपीय देशों को और अपने उन हिस्सों को धमका रहा है जहां उदार लोकतंत्र आया है। अब अपने पड़ोसियों को धमका रहा है वो, विशेष करके यूक्रेन को तो बहुत ही बुरी तरह से। यूक्रेन को भी नहीं धमका रहा, बेलारूस में एक पुतिन जैसा ही आदमी बैठा है। बेलारूस के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लिबरल डेमोक्रेसी आनी चाहिए। वो कह रहा है कि अगर लिबरल डेमोक्रेसी की बात की मैं भाईजी ने कह दूंगा। और भाईजी कौन है? पुतिन है। तो बेलारूस में दखलंदाजी कर रहा है। अभी अभी हमने देखा कजाकिस्तान में उसने दखलंदाजी की है। कजाकिस्तान के लोगों ने राष्ट्रपति को घेर लिया, वहां तक उसने दखलंदाजी की है। तो ये है रूस का उत्पात। चीन की, जैसे जैसे चीन शक्तिशाली हो रहा है लोकतंत्र को खतरा बढ़ता, क्योंकि चीन अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए क्या करेगा? अन्य देशों के राजनीतिक मामलों में, जब ऐसा कभी अमेरिका किया करता था, अगर वहां की लोकतांत्रिक सरकार से बनती नहीं थी ना, तो वहां वो तानाशाह से क्या करता था? तख्ता पलटवा देता था। अब ऐसे काम कौन कर रहा है? चीन करेगा। चीन की महत्वाकांक्षा लोकतंत्रों को समाप्त कर देगी। ये अपने हिसाब से अपने नेता लाएगा, और ये बहुत सारे देशों में तानाशाही लाएगा। ये कहना है लेरी डायमंड का। और तीसरी खतरनाक चीज आई है अमेरिकी आत्मसंतोष। ये अमेरिकी आत्मसंतोष क्या है? अमेरिका के लोग अब पीक पे खूब लंबे समय तक रह लिए। जब कोई खूब लंबे समय तक पीक पे रहता है ना, तो वो सोचता है कि मुझे यहां कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन हमने देखा कि उसके देखते ही देखते चीन उसके नीचे से सारी शक्ति निकालकर, विशेषकर जब से कोरोना वरोना आया ना, तब से पहले जहां कहीं भी लोकतंत्र को खतरा पैदा होता था ना, तो अमेरिका भाग के वहां कूदता था। अब लोकतंत्र को खतरा पैदा होता है तो अमेरिका के लोग क्या बैठे हैं? चुपचाप बैठे हैं। वो संतुष्ट हो गए हैं कि हम टॉप पे हैं, अब हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। तो अब अमेरिका वैश्विक मामलों में बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं करता। और विशेष करके जब से ये आया ना ट्रंप, अमेरिका ने हर उन मामलों में जहां थोड़ा बहुत खर्चा होता है वहां हाथ डालना ही क्या कर दिया था कि चीन को कहा तुम कर यार, तेरी मर्जी है वो कर, हमें कोई मतलब नहीं है। तो अमेरिकी आत्म संतोष है ना, ये भी घातक है। काय के लिए? ये तो समझ में आ गया रूस उत्पात मचा रहा है, ये भी समझ में आ गया चीन गड़बड़ करेगा, लोकतंत्र को समाप्त करके विभिन्न देशों में अपने तानाशाह बिठाएगा ये। लेकिन अमेरिकी आत्मसंतोष क्या है? अमेरिका संतुष्ट हो गया, जहां कहीं भी लोकतंत्र को खतरा होता है अमेरिका उसमें दखलंदाजी नहीं करता। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो लेरी डायमंड ने लोकतंत्र पे कितने खतरे बताए? 3 खतरे बताए। चलिए
अब हमने लोकतंत्र को परिभाषित करने की कोशिश की, हमने लोकतंत्र के 2 प्रकार देखे, उसमें हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 प्रकार देखे थे। एक बार दोहरा दो। इनिशिएटिव आरंभक था, रिकॉल आपने किया था, रेफरेंडम किया था और प्लेबिस्सिट किया था। फिर नहीं करेंगे आगे उसका बाकी का। एक पुस्तक करेंगे, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसीसी फुकुयामा। और उसके बाद हमने लोकतंत्र की लहरें की थी, सैमुअल पी हंटिंगटन की सेवा गुटेंस्की की और लेरी डायमंड की चर्चा की और अबू सो की चर्चा की, अरब बसंत की चर्चा की और अटलांटिक लहर से लेके और अरब बसंत तक 13वीं लहर तक आए थे, जिसकी चर्चा सेवा गुटेंस्की करती है। अब आप इन चीजों को सीरीज में लिखोगे ना, तो ये कोई 20 की चीजें हैं, आप साइड में लिखोगे, दिमाग में याद करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन लेट 20th सेंचुरी किसकी पुस्तक है? सैमुअल पी हंटिंगटन की, क्लैश ऑफ है। ठीक है, चलो 5 मिनट का आराम लेते हैं। नमस्कार। ऑनलाइन वालों का भी धन्यवाद।